Hi everyone, this is part 3 video of chapter solid state NCERT class 12th chemistry। इस वीडियो में हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की डिस्कशन करने वाले हैं और ये डिस्कशन 3 स्टेप में होगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लोज पैक्ड का मतलब हो गया कि बिना किसी स्पेस का। अब एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्पेस ही ना हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल स्पेस होता है सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। यानी सॉलिड जो बना होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है। तो ये पूरा जो कंप्लीट सॉलिड का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, इसको एक मॉडल से, एनिमेशन से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक पार्टिकल को दिखाया गया है, एक पार्टिकल है सॉलिड का। अब इससे कैसे कंप्लीट सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग को समझना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल एक एक करके ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे एक एक करके ऐसे लाइन बाय लाइन वो जुड़ते चले जाते हैं, एक रो बन जाता है, एक लाइन बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। मतलब ये एक लाइन बन गया पार्टिकल्स का, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन है ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। मतलब ये जो एक लाइन बना है पार्टिकल्स का, ये 2 तरीके से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है? देखिए, पहला आया रो, अब इसके ठीक नीचे ऐसा ही रो आ जाए। देखिए, एक लेयर के ठीक नीचे दूसरा लेयर आ रहा है, ध्यान से आपको देखने की जरूरत है इसे। देखिए, एक लेयर के ठीक नीचे दूसरा आ गया, यानी एक रो है उसके ठीक नीचे दूसरा रो, दूसरे के ठीक नीचे तीसरा, तीसरे के ठीक नीचे चौथा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरीके से 2 डायमेंशनल लेयर बन गया। ये एक लेयर है। क्यों लेयर है? क्योंकि इसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, ठीक है। कई सारे पार्टिकल मिलकर के एक लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पहला टाइप का 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, ये जो लाइन है, अभी जो लाइन गया इसको देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब जो सेंटर में आपका स्फीयर है वो 4 स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज पैक्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्फीयर, कोई भी आप स्फीयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके कांटेक्ट में 4 स्फीयर होंगे और वो 4 स्फीयर का अगर सेंटर मिलाया जाएगा तो एक स्क्वायर शेप बनता है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर क्लोज पैक्ड। दूसरा नाम इसका है ए टाइप। मतलब इसमें हर रो जो दिख रही है आपको, जो लाइन दिख रहा है पार्टिकल्स का, एक जैसा है, एक के बाद एक सिमिलर रो आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ए टाइप। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है? जो भी पार्टिकल है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में 4 पार्टिकल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप ये हो सकता है कि ये एक रो आया, अब जो पहले रो में जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो गड्ढे बन रहे हैं, जो डिप्रेशंस बन रहे हैं, उसमें दूसरे रो का पार्टिकल्स आके फिट हो जाए। देखिए, तो ये देखिए, पहला जो रो है वो ए होगा तो दूसरे रो को हम लोग बी कहेंगे, फिर तीसरा रो पहले रो के जैसा होगा और चौथा रो जो होगा वो दूसरे के जैसा होगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए इसको, ये पहला रो है पार्टिकल्स का, अब पहले रो में जो डिप्रेशंस बन रहे हैं उसमें दूसरा रो आ गया, तो ये दूसरा रो जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है पहले रो से। फिर तीसरा इसके डिप्रेशन में आया तो पहले के, देखिए, पहले वाले और तीसरे वाले के एकदम अलाइनमेंट फिक्स है, यानी पहला और तीसरा सेम है, और उसी तरह से दूसरा और चौथा सेम है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिएगा तो एक स्फीयर के कांटेक्ट में 6 स्फीयर है और 6 का अगर सेंटर मिला दिया जाए तो एक हेक्सागन बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसमें जो रो बन रहे हैं ए बी टाइप के, यानी पहला तीसरा सेम है, दूसरा चौथा सेम है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ए बी टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 2D लेयर, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेप आपको यहां समझाया कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सिंपल सा पार्टिकल्स का एक के साथ एक जुड़ना, या जैसे हम लोग कभी भी बैंक में या कहीं पर ATM में लाइन जो लगाते हैं
तो ठीक वैसा ही समझ सकते हैं इसको वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को। और ऐसे कई सारे रो अगर एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे तो 2D स्ट्रक्चर बनेगा। और ये दो तरीके से बन सकता है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। अब जो 2D स्ट्रक्चर हैं ये दोनों, इन 2D स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको हम लोग को आगे समझना है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। अब 2D में सबसे पहले हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक्ड को लेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर था उससे 3D कैसे बनता है, तो ये आपका स्क्वायर क्लोज पैक्ड हो गया। अब इससे 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल है। ऐसा ये लेयर, कई सारे लेयर एक पर एक स्टैक होते चले जाएं। जैसे आप रैक पर किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब रखते चले जाएं, ठीक वैसे ही समझिए कि ये एक लेयर है और इसके ऊपर ऐसा ही लेयर रखते चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए पहला लेयर, इसके बाद दूसरा लेयर इस पर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज होगा इसमें। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, और ये एक जैसे लेयर से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं AA टाइप लेयर 3D स्ट्रक्चर। ठीक है ना। एक्सटर्नली कैसा दिखाई देगा, तो ठीक ऐसा दिखाई देगा, क्यूब की तरह ये बाहर से दिखाई देगा। ये तो पार्टिकल्स को दिखाया जा रहा है, बाहर से देखने पर सॉलिड इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर से 3D कैसे बनता है। ठीक है ना, तो उसको देखा जाए तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से 3D स्ट्रक्चर बनने को हम लोग को 2 स्टेप में समझना है। सबसे पहले देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है और इससे हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा जाए, यानी प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब इस लेयर के ठीक ऊपर एक दूसरा लेयर रखा जाए तो क्या होगा। अब आप देखिए ये लेयर को थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू है और इसके ऊपर दूसरा लेयर ऐसे रखा जा रहा है, देखिए येलो कलर का। ठीक है, अब ऐसा रखने से क्या होगा कि 2 तरह के वॉइड्स जनरेट होंगे। वॉइड्स मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में हमने पार्टिकल्स को स्फीयर की तरह माना है, गोले की तरह। तो आप सपोज करिए क्रिकेट का बॉल है, अगर 3 बॉल को एक साथ रखिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में गैप ना बने, जरूर गैप बनेगा। ठीक है, अच्छा मैं दिखा दूं इसको आपको। जैसे देखिए ये 3 बॉल रखा गया, ये क्रिकेट के बॉल है रेड कलर के, तो बीच में देखिए छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली जगह दिखाई दे रहा है। अब इसी के ऊपर कोई येलो कलर का बॉल रख दिया जाए तो वो ढक जाएगा, वो खाली जगह जो है वो ढक जाएगा, लेकिन अंदर से वो खाली रहेगा। तो वो जो खाली जगह है उसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 कॉर्नर पे ये 4 बॉल हैं और बीच में खाली जगह है। ये पूरा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो वॉइड बना, जो खाली जगह बना, उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा इसमें वॉइड बनेगा इस तरह से, ये 3 बॉल ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऊपर वाले में 3 बॉल में 2 ऊपर था 1 नीचे था, और नीचे वाले में देखिए 1 बॉल ऊपर है 2 बॉल नीचे है, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में येलो वाला आ गया। देखिए इसमें येलो वाले में आप देखिए 2 बॉल ऊपर है 1 बॉल नीचे है, और बीच में देखिए थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब ये 2 तरह के वॉइड इस स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। जो बड़ा सा आपको येलो कलर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड येलो का, इसमें दोनों तरह के वॉइड हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए कहाँ टेट्राहेड्रल है कहाँ ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से दिखा दूं स्ट्रक्चर में, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देख लीजिए आप, ठीक है, जैसे मैं आपको इंडिकेट कर दूं एक बार, इससे क्लियर रहेगा आपको। देखिए यहां पर येलो वाला जब जाएगा ढकेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और यहां पर अगर येलो वाला जाएगा ऐसे, ये ऐसे, सॉरी इसको रब कर दूं मैं, ठीक है, यहां पर ऐसे कहा जाए, यहां पर जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है ना, यहां पर आगे कर लें, थोड़ा आगे, यहां पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल होंगे। इसी तरह ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा,
ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए इस पर कैसे ये येलो वाला स्फीयर इसके ऊपर जा रहा है, अब देखिए, देखिए, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, देखिए टेट्राहेड्रल भी बना, ऑक्टाहेड्रल भी बना। तो ये दो तरह के वॉइड्स जनरेट होते हैं, यानी जैसे ही हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स के ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे तो दो तरह के वॉइड बनेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 4 स्फीयर से मिलके बनता है, बीच में वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 स्फीयर से मिलके बनता है, ठीक है। 3 स्फीयर में आप देखिए, एक ऊपर है, 2 नीचे है, और येलो वाले में जस्ट अपोजिट होगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो ऐसा आप केस देख सकते हैं कि ऊपर आपको इस स्ट्रक्चर में, बड़े वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, बड़े वाले स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको दिख रहे हैं। इसमें कहाँ दिख रहे हैं मैं आपको दिखा दूं, इसमें देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक आपको यहाँ दिख रहा है, वैसे यहाँ दिख रहा है, वैसे यहाँ दिख रहा है, वैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये सब आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। टेट्राहेड्रल तो येलो वाले से ढक गया है तो दिखाई देगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स अगर n है, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना जिसमें टोटल स्फीयर n है अगर, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 2n, और कितने ऑक्टाहेड्रल बनेंगे n, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे n और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे 2n। या हम कहें कि मान लीजिए 10 स्फीयर मिलके बना रहे हैं कोई स्ट्रक्चर को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। और इसीलिए ये न्यूमेरिकल हॉट स्पॉट है, आपको यहीं से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आगे लास्ट में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैंने सॉल्व भी किया है, तो उसको आप देखिएगा। अब दूसरे लेयर के ऊपर अगर हम लोग को तीसरा लेयर रखना हो तो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर जब ये इमेज जैसे ही आपके सामने ग्लो कर रहा है तो देखिए जरा वहाँ दिख रहा है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ये एनिमेशन मैंने सेट किया है, आप जरा देखिए एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, वहाँ दिखेगा आपको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, देखिए दिख रहा है, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है, फिर से देखिए, दिख रहा है ना। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको इसमें दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ढका हुआ है तो नीचे के स्फीयर्स आपको मैंने प्रयास किया कि आपको दिखाऊं क्लियर, ताकि जो चीज हम लोग समझ के पढ़ते हैं वो बहुत दिनों तक हमको याद रहता है, ठीक है। अब दूसरे लेयर के ऊपर जब तीसरा लेयर रखना होगा तब 2 कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन आपको ये समझना है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर, जो सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं उसको कवर करने पर तीसरे लेयर से उसको कवर किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड पहले समझ लीजिए, नीचे आपका रेड स्फीयर है और इसके ऊपर 3 आपके येलो स्फीयर आ गए। अब देखिए ध्यान से देखिए, तीनों येलो स्फीयर के बीच में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, यही वो जगह हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसी के ऊपर आपका ब्लू कलर वाला तीसरा लेयर का पार्टिकल आ जाएगा ऐसे, तो इसको कहेंगे हम लोग कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो मैं यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये आपका सेकेंड लेयर हो गया जो रखा गया है फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब थर्ड लेयर जो आएगा तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, आपको दिखा दूं मैं, कहाँ दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, 3 येलो स्फीयर के बीच में रेड है, यहाँ भी देखिए 3 स्फीयर के बीच में रेड है, यहाँ भी 3 स्फीयर के बीच में रेड है, ठीक है, ऐसे यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ 3 स्फीयर के बीच में रेड दिखाई देगा उसी के ऊपर ब्लू कलर वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा। अब ऐसा आने से क्या होगा कि पहला लेयर और तीसरा लेयर सेम हो गया, मतलब पहला लेयर और तीसरा लेयर का जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब देखो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HCP स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे इसको देख लीजिए। अब नीचे आपका रेड कलर के पार्टिकल्स होंगे जो ऐसे दिखाई देंगे, सेकेंड लेयर आपका येलो कलर का पार्टिकल होगा, ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई देता है, सफेद कलर आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में आपको, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में सफेद कलर दिखाई दे रहा है, वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ठीक ऊपर आपका येलो कलर का पार्टिकल आ गया। अब जो येलो कलर का पार्टिकल है ना तो वो फर्स्ट लेयर से टैली कर रहा है, ना सेकेंड लेयर से, ना तो थर्ड लेयर से, मतलब वो इंटायरली डिफरेंट लेयर है, ठीक है। अगर हम लोग लेयर में देखें तो देखिए 2 लेयर ये दिख रहा है,
तीसरा लेयर जो आएगा वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा, यानी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट पोजीशन में हैं, कोई भी एक दूसरे को टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक, सीसीपी, या इसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एग्जामिनेशंस में अगर हम लोग को ड्रॉ करना हो ये स्ट्रक्चर को तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये आपका एचसीपी स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे आपको हेक्सागोनल मिला, फिर आपको 3 ऐसे मिलेगा, फिर उससे ऊपर हेक्सागोनल। ये क्रॉस सेक्शन काट के देखा जा रहा है कि अगर उसको काट करके देखा जाए एक पार्ट को तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और आपका एफसीसी या सीसीपी इस तरह से दिखाई देगा, ए बी सी। आप देखिए रेड वाला लेयर, फिर येलो लेयर, फिर ब्लू, फिर रेड येलो ब्लू, ऐसे रिपीट होगा, इसीलिए इसको एबीसी टाइप 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। और पहले वाले में देखिए रेड येलो यानी एबी टाइप 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। एचसीपी को कहते हैं एबी टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म बाय कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सीसीपी को कहते हैं एबीसी टाइप 3D स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म बाय कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एग्जांपल देख लीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मैग्नीशियम जिंक मेटल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सिल्वर और कॉपर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारा थ्योरी है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q, एटम्स ऑफ Q आर इन CCP। देखिए P और Q से कोई सॉलिड बना हुआ है जिसमें Q जो है CCP स्ट्रक्चर बना रहा है और P जो है सारे टेट्राहेड्रल साइट पर अवेलेबल है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 2 एलिमेंट से बना है P और Q, Q जो है CCP स्ट्रक्चर बना रहा है और P जो है सारे टेट्राहेड्रल साइट्स पर है। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Q इज इक्वल टू n, ठीक है। क्यों? क्योंकि Q से ही पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हमने इसका नंबर ऑफ पार्टिकल n सपोज कर लिया। अब अगर इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ Q इज इक्वल टू n, मतलब जो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है उसके पार्टिकल्स अगर n है, तो मैंने पहले ही बताया कि टेट्राहेड्रल साइट उसके 2 टाइम्स होंगे, यानी टेट्राहेड्रल साइट्स का काउंट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ P ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल साइट। अब जितने भी एटम्स हैं P के वो टेट्राहेड्रल साइट पर हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका भी काउंट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ P विल ऑल्सो बी 2n। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P आपका 2n हो गया और Q आपका n हो गया, तो n और n कट गया, फॉर्मूला हो गया P2Q, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जिस स्ट्रक्चर से बन रहा है पूरा सॉलिड, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा एटम उस स्ट्रक्चर को बना रहा है, उसका नंबर आप सपोज कर लेंगे n, उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल साइट्स 2 टाइम्स हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल साइट हो जाता है n, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, ये आप करिएगा। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट A एंड B, A आर इन CCP। अब देखिए A यहाँ पर CCP स्ट्रक्चर बना रहा है और B ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट। चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको कि A जो है CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A इज इक्वल टू n, ठीक है। टेट्राहेड्रल साइड कितने हो जाएंगे तब, 2n हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल साइड कितने हो जाएंगे, n हो जाएगा। अब आगे एक चीज और हम लोग को जानना है कि देखिए B ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड। B जो है जितना टेट्राहेड्रल साइड है उसका 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए शुरू से देखिए A का CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसका काउंट मान लीजिए n है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 2n हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, n हो गए। अब इसमें से B क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2n, यानी 2/3 इंटू 2n, यानी क्या हो जाएगा 4n/3,
ठीक है, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से देखिए ए जो है n है और b कितना है 4n/3 है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे ऐसे, ए n हो गया, b 4n/3। तो n कट जाएगा और फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a 3 हो जाएगा, b 4/3 इंटू 3। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ इसको भी 3 से, 3 3 कट गया, फॉर्मूला हो गया a3 b4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैंने दे दिया है यहाँ पे, सॉलिड इज मेड अप ऑफ ए बी सी, ए फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, बी ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, सी ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइड। तो आप पहले ए का सपोज कर लीजिएगा नंबर, उसके अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल साइड पता कर लीजिए कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, फिर बी कितने जगह पर होगा, जितने टोटल होंगे टेट्राहेड्रल साइड उसके आधे जगह पर बी होगा, और जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उतने सारे जगह पर सी होगा। तो इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। इसमें दिया गया है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कंसिडर कर लीजिएगा, MgAl2O4, ये फॉर्मूला है MgAl2O4। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के आयन यानी ऑक्साइड आयन स्ट्रक्चर बना रहे हैं CCP। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम अगर टेट्राहेड्रल साइट पर है और एल्युमिनियम अगर ऑक्टाहेड्रल साइट पर है तो कितना परसेंट मैग्नीशियम, कितने परसेंट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाइड है, मतलब टोटल जगह का कितना परसेंट मैग्नीशियम ने ऑक्यूपाई किया है टेट्राहेड्रल साइट की बात करें तो, और टोटल ऑक्टाहेड्रल साइट का कितना परसेंट एल्युमिनियम ने ऑक्यूपाई किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्साइड आयन फॉर्म्स CCP स्ट्रक्चर, ठीक है, मैग्नीशियम आयन आर एट टेट्राहेड्रल साइट, एल्युमिनियम आयन आर एट ऑक्टाहेड्रल साइट। तो इसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया गया टेट्राहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल का, और टेट्राहेड्रल का कितना ऑक्यूपाई किया गया, यही आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके हमें आंसर भेजिएगा और क्वेश्चन करते रहिए, समझते रहिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।